हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोजोन एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सीबीएसई ने इस बार इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो हमारे आने वाले एग्जाम में क्या होगा, ये दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, राइट। अब हम समझते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है। बच्चों को जरा सी कंफ्यूजन रहती है इसमें, बट बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। आओ बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है क्या। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, उसमें एक पैराग्राफ रहता है जिसे हमें पढ़ना होता है और ज्ञान अर्जित करना होता है। मतलब जो भी लिखा हुआ है उसका वो चीज हमें समझना होता है और उसकी बेसिस पर दिए गए सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। बट ऐसा देखते हैं हम लोग कि जो सवाल है सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पढ़ने से नहीं आएंगे, है ना। जैसे इंग्लिश में सिर्फ पैराग्राफ पढ़ लो तो आ जाता है, वैसा नहीं। हमें कुछ अपना ज्ञान का भी यूज करना पड़ेगा जो हमने अब तक अर्जित करके रखे हैं। बात समझ में आए तो आओ स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे बनाएं। इसको बनाने का छोटा मोटा एक ट्रिक ऐसा होता है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और पैराग्राफ को पार्ट वाइज डिवाइड कर लो। जैसे कि मान लो कि हमने यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर लिया है ना, ये यहां तक एक डिवाइड कर लिया, फिर ऐसे करके 3-4 पैरा में डिवाइड करके फिर पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई। चलो, कूलम्स लॉ, ये पैराग्राफ लिया गया है किससे, कूलम्स लॉ से, है ना। कूलम्स लॉ हमें सबको पता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आओ, दिस लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। ये क्या बताता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। when the linear size of the charged body are much smaller than the distance between them, their size may be ignored and the charged bodies are called point charge। मतलब जो साइज है बॉल, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है ना, अगर उन दोनों को बहुत दूर में रखो तो उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो फिर क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रहा है। जैसे सन कितना बड़ा है लेकिन हमें कितना बड़ा दिखता है, फुटबॉल की तरह। तारे कितने बड़े होते हैं लेकिन हमें दिखता है कैसे, पॉइंट चार्ज की तरह। क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर में है। तो अगर बहुत दूर में अगर रखे हुए हैं तो हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज, राइट, ठीक है। अब देखो कूलम्स के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द एक्टिव सर्विस एज अ मिलिट्री इंजीनियर इन 1776, ये क्या था भाई, कूलम मिलिट्री इंजीनियर था। कूलम अ फ्रेंच फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड अ टॉर्शन बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के बीच का जो फोर्स मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, टॉर्शन बैलेंस। टू मेजर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फोर्स एंड यूज्ड इट टू डिटरमाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, है ना। छोटे छोटे फोर्सेस को मेजर करने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है, टॉर्शन बैलेंस का, राइट, ठीक है। दस ही अराइव्ड in 1785 द एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ रिलेशन, है ना। तब इन्होंने क्या किया कि 1785 में इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया इन्होंने, ठीक है। जो इसका लॉ है, जैसे 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, वही चीज, ठीक है। नाउ नॉन एज कूलम्स लॉ, जब हम इसे क्या जानते हैं, अब हम इसे क्या जानते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। He found that the force between 2 point charge vary inversely with the square of distance between them, between the charge, and was directly proportional to the product of magnitude of charge and acted along the line joining 2 point charge, ठीक है। ये बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जैसे दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे देखो यहाँ पे r डिस्टेंस लिया है ना, तो स्क्वायर ऑफ 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या यू कहें तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कुछ होगा ना। तो फोर्स बोला कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है। अब तुम्हें पता है कि 2 पॉइंट को जोड़ते हुए सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इसी लाइन के अक्रॉस होगा। ऐसा नहीं कि इधर हम फोर्स नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा। हमें फोर्स मिलेगा इसी डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है। यहां पे देखो ये इधर दिखाया है और ये इधर दिखाया है, ठीक है। एक लाइन और लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। कूलम्स लॉ इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मैकेनिक्स। जैसे न्यूटन भैया का हमने क्या देखा था कि क्या होता है, G m1 m2 by
आर स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से देखो तो यही है ना, m1 m2 के जगह पे q1 q2 लिखा हुआ है, और बस यही है, दोनों के बीच क्या है, सिमिलर चीज है। बात जैसे चीटिंग करते हैं ना, वैसा टाइप का सिचुएशन है ये, ठीक है। खैर, तो हमने यहां तक समझ में आया हमें। आओ हम देखते हैं सवालों को कि आखिर इसके कुछ सवाल कैसे हैं और हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। आओ, पहला क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट, है ना, कूलम्स लॉ डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट। अभी बात करो, देखो क्या क्या हो रहा है यहां पे, देखो एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। देखो क्या है, बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। देखो कूलम्स लॉ किसके बीच लगता है, चार्ज के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन, दैट इज चार्ज। तो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ठीक है, बाइंड कर सकता है, यहां तक तो समझ में, ये सही है। नेक्स्ट देखो, बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो भाई गलत है ना, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं होता है, तो कहां से दो एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में एक ये नहीं लग सकता कूलम्स लॉ। बात समझ में आया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाइंड एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब दो एटम है, तो दो एटम में क्या होगा, चार्ज होगा, तो ऑब्वियस से कुछ तो फोर्स लगेगा, तो ठीक है, फॉर्म मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है। बाइंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म सॉलिड, सिंपल है ना, एटम है मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच चार्ज है, दोनों में चार्ज है, तो फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो ये सही है, तो गलत क्या है, ये बी, यानी बी ऑप्शन अब हमारा सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो, बात कर टू चार्जेस दिस एंड 3 into 10 to the power minus 5 coulomb and 5 into 10 to the power minus 4 coulomb are placed at a distance 10 centimeter from each other. The value of electrostatic force acting between them is, तो क्या होगा, F is equals to होता है, हमें पता है F is equals to होता है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। तो बस वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9, ठीक है। Q1 कितना दिया हुआ है, 3 into 10 to the power minus 5, Q2 कितना दिया हुआ है, 5 into 10 to the power 4, ठीक है, 5 into 10 to the power 4 by R square। तो R कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 into 10, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2, और दूसरे के लिए भी -2, तो देख लो कितना हो गया है, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, है ना, 15, 3 5 जा 15, 15 into 9 into, अब यहां पे देखो कितना हो गया कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, ये 2 जीरो ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -7 हो जाए, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे 5 है, तो कितना बचा, 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे 10 टू द पावर 9, यानी कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 10, ठीक है। और 5 9 से कितना होता है, 5 9 जा हो गया 50, सॉरी 15 9 से कितना हो जाएगा, 135, 135 into 10 to the power 10। इसको यहां से ऐसे लिखते हैं 1.35 into 10 to the power 12, राइट। मतलब यहां पे पॉइंट लगा दो तो 2 जीरो आगे हो जाएंगे, 2 जीरो मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, तो कितना आया 1.35 into 10 to the power 12 न्यूटन। तो कुछ है क्या, कौन सा, हाँ ये वाला देखो, ये पहला ऑप्शन, ये क्या लिखा है हमारा 1.3 into 10 to the power, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 13.5 into 10 to the power 11 न्यूटन। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने बोला था ना कि सारे चीजें ग्राफ से, पैराग्राफ से नहीं बनेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये सब चीजें याद रखनी है, और ऑब्वियस सी बात हमें याद रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, each of 2 point charges are double and their distance are halved, है ना, their distance are halved, force of interaction becomes n times where n is। चलो भाई देखते हैं, ये सिंपल, इसको मिटा करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। हाय आ जाओ, बात होगी हमारी ये, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने पॉइंट चार्ज को डबल कर देना दोनों को, ठीक है भाई।
तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने एफ डैश न्यू फोर्स निकाल रहे, ठीक है। चार्ज को डबल कर दो, Q1 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2Q1, Q2 को डबल करोगे तो 2Q2 बाय आर स्क्वायर, आर को क्या किया इन्होंने एंड देयर डिस्टेंस आर हाफ कर दिया, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली देख लो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सोचो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये देखो यहाँ पे 1/2 है ना, इसका स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा, तो 1/4। अब सोचो इसको एक स्टेप और आगे लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16, क्या लिख सकते हैं हम 16, यानी इंटू 16। और इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं f, इसको क्या लिख सकते हैं f, यानी f डैश जो आई वो कितनी आई 16 इंटू एफ, ठीक है। और इन्होंने बोला कि n टाइम्स हो जाता है, तो n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 16, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। मिनिमम वैल्यू इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि डिस्टेंस देके रखा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर देख के रखा है 1 मीटर। तो हम चेंज जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं Q1 Q2। तो सोचो मिनिमम वैल्यू क्या होता है Q की, Q की मिनिमम वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मिनिमम वैल्यू होती है, जिसको हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते भाई कितना फोर्स लगेगा, तो देखो कितना हो गया, जैसे F, इसको ना K भी लिखते हैं पता ही है, तो इसको K लिख दिया इन्होंने, ठीक है। Q1 तो एक इलेक्ट्रॉन का इंटू दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रॉन, और R कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा Ke²। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। समझ में आ रहा है, कितना आसान है ना, देखो एकदम देखते देखते बनेगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल, A एंड B आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, ठीक है। A और B वहां जो ऊपर में दिखाया गया था, A एंड B आर टू आइडेंटिकल स्फीयर, मतलब एक जैसा दिखता है, जुड़वा है ये, ठीक है। बॉडीज विच रिपेल इच अदर विथ अ फोर्स F, ठीक है भाई, इस पे फोर्स F लग रहा है और इस पे भी फोर्स F लग रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है कितना भी फोर्स लगो, ठीक है। FF लग रहा है तो लगने दे, ठीक है। Kept at a finite distance, a third uncharged sphere of same size is brought in contact with the sphere B, मतलब एक नया चार्ज आया, नया चार्ज आया और इसके साथ कांटेक्ट किया C, ठीक है, कांटेक्ट किया, और ये बेचारा अनचार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन लोगों के पास कितना चार्ज था Q, इसके पास भी कितना चार्ज था Q। Identical spherical charged body with repel each other with the force kept at a finite distance. A third uncharged sphere of the same size is brought in contact with sphere B and removed. अब इससे इसको टच करवाया और उससे बाहर कर लिया। अब देखो B बहुत दयालु है, ये सोचेगा ना कि भाई देख C तेरे पास तो कोई चार्ज है नहीं, तो एक काम कर, मेरे पास चार्ज है, मैं आधा दे सकता हूं, अगर मेरे जैसा है तो मैं आधा दे सकता हूं, ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो आधा दे देगा। अब सोचो इसने C को आधा दे दिया, अब C चला गया, C चला गया कहीं दूर, बहुत दूर चला गया ये C, इसके पास चार्ज कितना आ गया Q/2। तो सोचो इसके पास चार्ज कितना बचा, इसके पास चार्ज कितना बचा Q/2। तो इसने पूछा है moved it is then kept at the midpoint of A and B। अच्छा C कहीं गया नहीं है, इसके बीच में रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, C को यहाँ पे रख दिया है बीच में, Q/2 चार्ज के साथ इसको रख दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन C, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन C। तो देखो सबके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो C पे देखो A इस C को इधर फोर्स लगाएगा और ये B इस C को इधर फोर्स लगाएगा। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू A कितना हो जाएगा, सोचो ये डिस्टेंस अगर L है तो ये या R मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। तो FCA निकाल लो तो कितना हो जाएगा K, चार्ज कितना है Q A का, C का चार्ज कितना है Q/2, डिस्टेंस कितना है R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो KQ² डिवाइडेड बाय, देखो
स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा 2r² इंटू 2, यानी FCA कितना आ जाएगा 2KQ/r²। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत आसानी से तुम इसे कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो अब क्या करते हैं, CA निकालते हैं, है ना। CA निकालते हैं कि C और A के बीच का डिस्टेंस क्या है। C और A के बीच का डिस्टेंस क्या है, आओ देखते हैं C और A के बीच का। एक सेकेंड, ओहो ओहो, एक सेकेंड बेटा, है ना, गड़बड़ हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्या आ गया तुम्हारा FCA। अब हम बात करते हैं FCB के बारे में। तो FCB वही है, वही सेम फोर्स आएगा, कितना आ जाएगा FCB KQ इंटू Q/2, डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर, यानी इसका भी कितना आएगा 2KQ²/r²। मतलब ये बेचारा C A लगा रहा है इधर और B लगा रहा है इधर, FCA और FBCB, है ना, FCB। अब बहुत ध्यान से देखो, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट F नेट जो हो गया वो कितना हो जाएगा 0, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आया, सिंपल है, बट हमें, मैंने जैसे बताया था कि थोड़ी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ेगी, तो हमने याद रखा, बनाया, इजी है ना। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा या असर्शन रीजन होगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ो और टॉप करो।